नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्टडी विद V90 पर। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने प्रस्तावना को पढ़ा और प्रस्तावना की कुछ बातें छूट गई थी, उसको आज हम पढ़ेंगे। तो प्रस्तावना को हमने पढ़ा कि प्रस्तावना क्या है, इसके बारे में जाना, क्या है इसके बारे में जाना। और प्रस्तावना क्या भारतीय संविधान के अंदर प्रस्तावना शब्द दिया गया है, इसके बारे में सब पढ़ा, यानी कि शब्द के बारे में पढ़ा। तो भारत के संविधान में प्रस्तावना की जगह उद्देशिका लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? उद्देशिका लिखा हुआ है। और इसके बाद में हमने इसके अध्ययन के सुविधा के लिए हमने इसको 3 भागों में विभाजित किया था। पहला था सत्ता का स्रोत, दूसरा था सत्ता का स्वरूप, और तीसरा था सत्ता का उद्देश्य। अध्ययन के लिए हमने इसको 3 भागों में बांटा था, जिसमें पहला था सत्ता का स्रोत, जो था लोक प्रभुता, इसके बारे में पढ़ा। और सत्ता का जो स्वरूप था वो था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, लोकतांत्रिक, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। सत्ता का उद्देश्य था न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, एकता और अखंडता और बंधुता। तो ये थे हमारे पास सत्ता का उद्देश्य, यानी कि सत्ता के सोर्स के अंदर हमने पढ़ा और सत्ता का स्वरूप पढ़ा। सत्ता का स्वरूप का मतलब हुआ कि भारत किस प्रकृति का होगा, और सत्ता का उद्देश्य यानी कि संविधान के क्या क्या उद्देश्य होंगे, इसके बारे में तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया था दोस्तों। और इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न इसका समझ लिया था, पंथ निरपेक्ष समझा था, समाजवादी समझा था, और आज हम तंत्रात्मक और गणराज्य के बारे में पढ़ेंगे। सत्ता के जो स्वरूप है उसके बारे में, और जो सत्ता का उद्देश्य है इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम आगे बढ़ते हैं हमारे विषय से लोकतंत्रात्मक के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोकतंत्र, तो सबसे पहले हम ये समझें कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र का क्या तात्पर्य क्या है। तो इसके बारे में देखिए हम, तो कहा जाता है कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र का क्या मतलब हुआ? लोकतंत्र होता है जनता के द्वारा और जनता के लिए ही शासन क्या होता है? लोकतंत्र होता है। अब लोकतंत्र को हम समझने के लिए इसको 2 भागों में विभाजित करते हैं। 2 तरह का लोकतंत्र को समझते हैं हम। पहला होता है संसदीय लोकतंत्र, और दूसरा होता है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। अब इसको हम दोनों को कंपेयर करके समझते हैं कि भारत का जो लोकतंत्र है वो किस प्रकार का लोकतंत्र है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो जो भारत में लोकतंत्र लिया हुआ है, भारत में जो लोकतंत्र की अवधारणा ली हुई है वो ब्रिटेन से ली हुई है, ब्रिटेन के लोकतंत्र से ली गई है।
और जो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है ये अमेरिका में है, अमेरिका में है। अब जो संसदीय लोकतंत्र होता है इसमें विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़े होते हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन जो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र होता है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों ही अलग अलग होते हैं, तीनों अलग अलग होते हैं, अलग होते हैं। और इसी को हम शक्ति का पृथक्करण कहा जाता है, इसी को हम शक्ति का पृथक्करण कहते हैं, शक्ति का पृथक्करण। इसी को हम शक्ति का पृथक्करण कहते हैं। तो हम देखें कि विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़े हुए होते हैं। संसदीय जो लोकतंत्र होता है उसके अंदर विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र होता है उसके अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं, ये तीनों एक दूसरे से अलग होते हैं। और इसको हम शक्ति का जो पृथक्करण होता है उसकी परिभाषा देते हैं हम। अब जो संसदीय लोकतंत्र होता है, उसमें नाम मात्र कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका, इसके अंदर क्या होता है, संसदीय लोकतंत्र के अंदर होता है नाम मात्र की जो कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में अंतर होता है। लेकिन इसके अंदर कोई अंतर नहीं होता है। जो नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका है वो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र के अंदर किसी प्रकार का अंतर नहीं होता, दोनों एक ही होती हैं। जो वास्तविक कार्यपालिका है और जो नाम मात्र की कार्यपालिका है वो दोनों एक ही होती हैं, किसमें, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र के अंदर। अब जो इस संसदीय लोकतंत्र है उसमें नाम मात्र की कार्यपालिका के कार्यकाल की सुनिश्चितता नहीं होती है, सुनिश्चितता के कार्यकाल की सुनिश्चितता नहीं होती। लेकिन इसके अंदर कार्यकाल की क्या होती है, सुनिश्चितता होती है, कार्यकाल की निश्चितता होती है। हम लोकतंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं और लोकतंत्र को हम दो तरह का लोकतंत्र है, एक होता है संसदीय लोकतंत्र और एक होता है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। इनको कंपेयर करके हम देखना चाह रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र किस प्रकार का लोकतंत्र है, इस विषय के बारे में हम देख रहे हैं। तो संसदीय जो लोकतंत्र है वो ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन के लोकतंत्र से भारत में लिया, कि ब्रिटेन के लोकतंत्र से भारत में लिया गया है। और जो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है वो अमेरिका में है। और जो संसदीय लोकतंत्र है उसके अंदर विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़े हुए होते हैं, जबकि अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं, ये तीनों अलग होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। और इसी को हम शक्ति का जो पृथक्करण है उसकी परिभाषा देते हैं। और जो संसदीय लोकतंत्र है उसके अंदर नाम मात्र की जो कार्यपालिका है और वास्तविक कार्यपालिका में अंतर
होता है, बल्कि जो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है उसमें नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में कोई अंतर नहीं होता, वो एक ही होती है। और इसमें संसदीय लोकतंत्र के अंदर नाम मात्र की कार्यपालिका में कार्यकाल की सुनिश्चितता नहीं होती, बल्कि अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में नाम मात्र की सुनिश्चितता पाई जाती है। अंदर संसदीय प्रणाली सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर कार्य करती है, के आधार पर कार्य करती है। के आधार पर कार्य करती है, बल्कि जो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है उसके अंदर सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या होता है, अभाव होता है। इसके अंदर सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव, सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव होता है। संसदीय लोकतंत्र है उसके अंदर संसदीय प्रणाली सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर कार्य करती है, बल्कि अध्यक्षात्मक लोकतंत्र के अंदर सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये लोकतंत्र की परिभाषा निकल गई कि भारत का लोकतंत्र किस प्रकार का है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। जो विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़े हुए होते हैं, बल्कि अध्यक्षात्मक में ऐसा नहीं होता है, तीनों अलग होते हैं। शक्ति का पृथक्करण कहा जाता है। नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में अंतर होता है, बल्कि अध्यक्षात्मक में कोई अंतर नहीं होता। नाम संसदीय लोकतंत्र के अंदर कार्यकाल की सुनिश्चितता नहीं होती है, बल्कि अध्यक्षात्मक लोकतंत्र के अंदर कार्यकाल की सुनिश्चितता होती है। और संसदीय प्रणाली सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर कार्य करती है। लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र में संसदीय जो प्रणाली है वो सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर कार्य करती है, और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव होता है। अब हम आगे देखेंगे गणराज्य। लोकतंत्र को हमने समझा, अब अगला होगा हमारा गणराज्य। गणराज्य के बारे में पढ़ेंगे। अब हम भारत किस प्रकृति का होगा, उसमें अगला शब्द दिया हुआ है रिपब्लिक, गणराज्य। तो इसके बारे में समझेंगे हम। तो गणराज्य का क्या अर्थ है? गणराज्य शब्द का क्या तात्पर्य है? गणराज्य शब्द का तात्पर्य है एक ऐसा देश, एक ऐसा देश जहां राज्य का प्रमुख वंशानुगत न होकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित हो। गणराज्य शब्द का अर्थ होता है कि एक ऐसा देश जहां राज्य का प्रमुख, जहां पर राज्य का जो प्रमुख होता है वो क्या हो, वंशानुगत न होकर के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित हो, उसको हम कह सकते हैं कि गणराज्य है। तो वो उसको हम कह सकते हैं गणराज्य। तो राज्य का प्रमुख हम इसको देखते हैं। तो राज्य का प्रमुख, क्योंकि भारत के अंदर, भारत में राज्य का प्रमुख कौन? राष्ट्रपति। और अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में होता है सम्राट। राज्य का प्रमुख होता है सम्राट। और भारत के अंदर देखें तो राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जिसको अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं भारत एक गणराज्य है। अब हम देखें, एक तो होता है राज्य का प्रमुख, एक होता है शासन का प्रमुख। अब भारत के अंदर शासन का जो प्रमुख होता है वो होता है प्रधानमंत्री। और ब्रिटेन के अंदर भी क्या होता है? प्रधानमंत्री ही।
अब जो राज्य का प्रमुख होता है, राज्य का प्रमुख, इसमें क्या होता है, जिसके राज्य का प्रमुख का हम कहें तो जिसके नाम से देश का शासन चलाया जाए, देश का शासन चलाया जाता है। अब राज्य के प्रमुख से क्या मतलब हुआ कि जिसके नाम से देश का शासन चलाया जाता है वो क्या होता है, राज्य का प्रमुख से वास्तविक रूप में शासन का संचालन, शासन का संचालन भारत में कौन करता है, भारत में प्रधानमंत्री करता है। भारत में कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। तो राज्य का प्रमुख का मतलब हुआ कि जिसके नाम से देश का शासन चलाया जाता है, और राज्य के शासन के प्रमुख से मतलब हुआ कि वास्तविक रूप से शासन का संचालन कौन कर रहा है। तो भारत के अंदर वास्तविक रूप से शासन का संचालन प्रधानमंत्री करता है। और हम देख लोकतंत्र है, जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का संबंध शासन के प्रमुख से है, और गणराज्य का संबंध राज्य के प्रमुख से है। तो हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र का संबंध तो किससे हुआ, लोकतंत्र का संबंध हुआ शासन के प्रमुख से। जो भारत में कौन है, शासन का संचालन करता है प्रधानमंत्री, और जो राज्य का गणराज्य है उसका संबंध राज्य के प्रमुख से है। जिसके नाम से देश का शासन चलाया जाता है, जिसके नाम से देश का शासन चलाया जाता है वो होता है राज्य का प्रमुख। इसलिए हम कह सकते हैं भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारत के अंदर जो राज्य का प्रमुख होता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है, उसको अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत एक गणराज्य है। इस प्रकार से हमने देखा कि भारत कि जो प्रकृति है, भारत किस प्रकृति का होगा, इसके बारे में हमने पढ़ा, और सत्ता का जो स्वरूप था वो ही हमारा इनके बारे में पढ़ा कि लिखा हुआ था प्रस्तावना के अंदर, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसको पढ़ा। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इन सब को हमने अच्छे से समझा। तो आशा करता हूँ आपको वो सब अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वो पिछली कक्षा आपको देखना चाहते हो तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप उसको एक बार फिर से देख सकते हैं। अब हम देखेंगे जो सत्ता का उद्देश्य है, यानी कि संविधान के जो उद्देश्य हैं उनके बारे में हम देखेंगे। अब हम देखेंगे जो सत्ता का उद्देश्य होगा वो उसके बारे में पढ़ेंगे। और सत्ता के उद्देश्य में पहला शब्द है क्या, न्याय। अब न्याय भारत की जो प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसके अंदर 3 प्रकार की न्याय की बात कही गई है। और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, पिछले भी वीडियो में हमने बताया था कि भारत के अंदर 3 प्रकार, संविधान की जो प्रस्तावना उसमें 3 प्रकार की न्याय की बात कही गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो भारत की जो प्रस्तावना है उसमें 3 प्रकार की न्याय की बात कही गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, इनकी बात कही गई है। जो हम पढ़ेंगे, जो फंडामेंटल राइट है उसके अंदर पढ़ेंगे, तो आर्टिकल 17, 18 इन सब के बारे में पढ़ेंगे, तो उनमें ये आएगा, न्याय के बारे में बताया जाएगा। तो हम इसी प्रकार से दूसरा शब्द है क्या, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, अब भारत की जो प्रस्तावना है उसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, कौन कौन सी है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तीन प्रकार की न्याय की बात कही गई है और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही है। अब विचार में देखिए हम, तो विचार किस प्रकार का, एक आंतरिक क्रिया है, आंतरिक क्रिया है, आंतरिक क्रिया है जिसके अंदर
चिंतन मनन किया जाता है, जिसके अंदर चिंतन मनन किया जाता है, यानी कि मैं विचार कर रहा हूं, मन में सोच रहा हूं, यानी कि चिंतन कर रहा हूं, तो वो क्या होगा, विचार होगा। अभिव्यक्ति विचार को प्रकट करना, विचारों को प्रकट करना ही क्या है, अभिव्यक्ति है। और विश्वास, विश्वास का मतलब क्या है, यहां पर विचारधारा, किसी विचारधारा को अपनाना, स्वीकार करना, किसी विचारधारा को स्वीकार करना, विचार धारा को स्वीकारना। विश्वास का मतलब किसी विचारधारा को स्वीकारना। और धर्म का मतलब, धर्म है ये एक सैद्धांतिक, इसका स्वरूप है सैद्धांतिक स्वरूप है, सैद्धांतिक इसमें सैद्धांतिक स्वरूप है ये। इसमें क्या होता है, किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म को स्वीकारना, किसी भी धर्म को स्वीकारने की स्वतंत्रता, अपनाने की स्वतंत्रता या स्वीकारने की स्वतंत्रता। धर्म का मतलब क्या हुआ कि किसी भी धर्म को अपनाना या स्वीकारने की स्वतंत्रता, और ये एक सैद्धांतिक रूप है। और उपासना में क्या, के अनुसार, धर्म के अनुसार आचरण की स्वतंत्रता, अनुसार आचरण की स्वतंत्रता। और ये एक व्यवहारिक स्वरूप है, व्यवहारिक, इसका स्वरूप कैसा है, व्यवहारिक स्वरूप होता है। तो हम देखिए न्याय, यानी कि सत्ता का जो उद्देश्य होगा, संविधान का जो उद्देश्य होगा, उसमें न्याय होगी। वो 3 प्रकार की न्याय की बात कही गई है भारत की जो प्रस्तावना, उसके अंदर 3 सामाजिक न्याय होगी, आर्थिक न्याय होगी और राजनीतिक न्याय। तो उसी प्रकार से अगला होगा स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात कही गई है। और अब इससे आगे होगा हमारा समानता। समानता, तो भारत की जो प्रस्तावना है उसके अंदर 2 प्रकार की समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा, अब अवसर की समानता के अंदर क्या आएगा, यानी कि सभी नागरिकों को डेवलपमेंट के लिए, विकसित होने के लिए समान अवसर दिए जाएंगे, समान अवसर दिए जाएंगे। अवसर की जो समानता है उसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है कि सभी नागरिकों को विकसित होने के लिए समान अवसर दिए जाएंगे, प्रत्येक व्यक्ति को विकसित होने के लिए समान अवसर दिए जाएंगे। और उसी प्रकार से हम प्रतिष्ठिता की बात करें तो प्रतिष्ठिता यानी कि समाज में व्यक्ति का स्थान या हैसियत की बात करें हम, स्थान या उसके धर्म, जाति, लिंग या आर्थिक स्थिति के अनुसार तय नहीं होगी, बल्कि उसको सभी को सम्मान माना जाएगा, यानी कि जो हम कहें कि प्रतिष्ठिता का मतलब क्या हुआ, प्रतिष्ठिता का मतलब हुआ समाज में व्यक्ति का स्थान, हैसियत, उसके धर्म, जाति, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर तय नहीं होगी, बल्कि सभी को सम्मान माना जाएगा, तो हम कह सकते हैं
कि भारत की जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंदर सत्ता का जो उद्देश्य है, यानी कि संविधान का जो उद्देश्य है उसमें न्याय की बात करें तो 3 प्रकार की न्याय है, स्वतंत्रता की बात करें तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, और समानता की बात करें तो प्रतिष्ठा और अवसर की 2 प्रकार की समानता है। जिसके अंदर प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि समाज के अंदर किसी भी व्यक्ति को उसकी हैसियत और उसका स्थान लिंग, जन्म स्थान और जाति, उसके धर्म के अनुसार तय नहीं होगा, बल्कि उसकी स्थिति है वो उसको सभी को समान रूप से माना जाएगा, उसको सभी को सम्मान। और अवसर की समानता की बात करें तो अवसर की समानता में यानी कि सभी नागरिकों को विकसित होने के लिए एक समान अवसर दिए जाएंगे। तो अगला होगा हमारे पास व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा का मतलब हुआ, इसका अर्थ हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय गरिमा से परिपूर्ण जीवन प्रदान करना। गरिमा, मानवीय गरिमा से परिपूर्ण जीवन प्रदान करना। तो व्यक्ति की गरिमा की बात करें तो व्यक्ति गरिमा के अंदर हम कहेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय गरिमा से परिपूर्ण जीवन प्रदान करना ही क्या है, व्यक्ति की गरिमा। और हम अगला देखें, हम राष्ट्र की एकता और अखंडता। एकता और अखंडता, एकता अखंडता की बात करें तो एकता एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है। एकता की बात करें तो एकता एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है जिसमें नागरिकों के बीच एक होने की भावना होती है, एकता होती है, यानी कि नागरिक, भारत के जो नागरिक हैं उनमें एक होने की भावना ही क्या है, एकता। और ये क्या है, एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है। तो अखंडता की बात करें और अखंडता है एक भौगोलिक संकल्पना जो इस बात पर बल देती है कि भारत का जो क्षेत्र है, भारत का जो भूभाग है इससे अलग ना हो, यानी कि इस क्षेत्र, भारत का कोई क्षेत्र या टुकड़े ना हो। अखंड भारत की बात कही जाती है। तो अखंडता की ये भौगोलिक संकल्पना है और एकता है एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना। अगला हमारे पास है बंधुता। बंधुता का मतलब क्या हुआ, आपसी भाईचारे की भावना, नागरिकों के बीच आपसी भाईचारे की भावना ही क्या है, बंधुता। आपसी भाईचारे की भावना, भाईचारे की भावना। बंधुता का अर्थ हुआ आपसी भाईचारे की भावना। तो अब मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आपके सामने कि उद्देश्य का है, उसको हमने 3 भागों में बांटा। सत्ता का जो स्रोत क्या होगा, सत्ता का स्वरूप कैसा होगा, सत्ता का उद्देश्य क्या होगा। सत्ता का उद्देश्य का मतलब हुआ भारत के जो संविधान है उसका क्या उद्देश्य होगा, उसमें क्या दिया हुआ है, यानी कि उसका उद्देश्य क्या होगा, उसके बारे में बात करती है। तो सत्ता का जो उद्देश्य होगा वो होगा न्याय। कितने प्रकार की न्याय, 3 प्रकार की न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। दूसरा होगा स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तीसरा होगा समानता, 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, प्रतिष्ठा की समानता। और अगला होगा व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा का मतलब गरिमा से परिपूर्ण जीवन प्रदान करना। और अगला होगा हमारे पास क्या, एकता और अखंडता। एकता एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है जिसमें नागरिकों बीच एक होने की भावना होती है, यानी कि एक होने की भावना होती है। और अखंडता एक भौगोलिक संकल्पना है कि भारत का कोई क्षेत्र या भूभाग इससे अलग ना हो, इस बात पर बल देती है। और अगला होगा हमारे पास बंधुता। बंधुता का अर्थ हुआ कि आपसी भाईचारे की भावना। तो ये संपूर्ण सभी बातें क्या किस में दी हुई हैं, ये भारत की जो प्रस्तावना है उसके अंदर दी हुई है, जो भारत की प्रस्तावना है उसके अंदर दी हुई है। तो इस प्रकार से हमने देखा जो भारत की प्रस्तावना है उसमें किन किन बातों का उल्लेख किया गया है और एक एक वर्ड को हमने अच्छे से समझा। तो दोस्तों हम आगे अब देखते हैं कि भारत की जो प्रस्तावना उसका महत्व क्या है, भारत की जो प्रस्तावना है उसकी आलोचना करने वालों की क्या आलोचना की गई है, उसके विरुद्ध में कौन कौन से तर्क दिए गए हैं, उनके बारे में देखेंगे। और उसके साथ देखेंगे हम जो भारत की प्रस्तावना है क्या संविधान का अंग है, इसके बारे में जो विवाद रहे हैं उनके बारे में हम देखेंगे। अब हम देखेंगे प्रस्तावना
से संबंधित जो मुद्दे हैं ना उनको पढ़ेंगे हम। कौन कौन से मुद्दे उनके बारे में देखेंगे। तो पहला ही मुद्दा हमारे पास क्या क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, नहीं, इसके बारे में देखेंगे। और इसी के साथ देखेंगे हम क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। अब जो प्रस्तावना से संबंधित मुद्दे हैं उनके बारे में देखेंगे हम। जो प्रस्तावना है, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसके बारे में देखेंगे। और इससे संबंधित जो विवाद है उनके बारे में देखेंगे। क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला है मुद्दा हमारे पास, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो हम देखें 1960 के अंदर 1960 में एक केस आया बेरूबाड़ी वाद आया 1960 में। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, यानी कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं। तो 1960 की बात करें तो 1960 में तो भारतीय संविधान का अंग नहीं थी प्रस्तावना। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेरूबाड़ी वाद में कहा गया कि 1960 में आया जाए केस, और इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। लेकिन 1973 में एक केस दोबारा फिर से आता है, 1973, और यह केस था केशवानंद भारती केस, केशवा भारती। और इसमें यह कह दिया कि जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का अंग है, प्रस्तावना है जो भारतीय संविधान का अंग है, और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। इसमें दो बातें कह दी गई, क्या कि संविधान का अंग है, संशोधन भी किया जा सकता है, भी किया जा सकता है। अब 1973 के अंदर केशवानंद भारती केस आता है, और उसमें कह दिया गया कि संविधान का अंग है क्या, प्रस्तावना। और इसके अंदर आर्टिकल 368, यानी कि आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 368 के अनुसार इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। लेकिन इसने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था, एक मूल ढांचे का सिद्धांत, यानी कि जो मूल ढांचे के अंदर जो आएगा उसमें संशोधन, प्रस्तावना के अंदर जो मूल ढांचा है उसमें संशोधन नहीं किया जाएगा, बाकी सब उसमें संशोधन किया जा सकता है। किसमें? आर्टिकल 368 के अनुसार इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसके बाद एक केस आया था 1980 में केस आया मिनर्वा मिल्स केस, और 1995 में एक केस आया LIC केस। और इन दोनों केसों में भी यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो जो प्रस्तावना की जो वर्तमान स्थिति है उसको हम देखते हैं। अब हम वर्तमान स्थिति क्या है, तो केशवानंद भारती केस के अनुसार 1973 में सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय थे उसमें कहा गया था कि प्रस्तावना, इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, संविधान का अंग है। और इसके संशोधन से संबंधित यह कहा गया है कि प्रस्तावना के अंदर, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, क्या
जा सकता है आर्टिकल 368 के अनुसार, अनुच्छेद 368 के अनुसार। लेकिन इसमें मूल ढांचा पाया जाता है, इसमें कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, उसमें संशोधन नहीं। तो वर्तमान स्थिति भी भारत की जो प्रस्तावना उसकी यही है कि प्रस्तावना वर्तमान में संविधान का अंग है और प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 368 के अनुसार ही, और इसमें जो कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। और भारत की जो प्रस्तावना उसमें केवल एक बार ही संशोधन किया गया है, एक बार संशोधन किया गया है। और वो कब किया गया था? 1976, 42वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जो संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके अकॉर्डिंग भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें एक बार संशोधन किया गया था। और इसमें भारतीय जो प्रस्तावना है उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, और वो कौन कौन से हैं? पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे 1976 के अंदर 42वां संविधान संशोधन करके के भारत की जो प्रस्तावना उसके अंदर 3 शब्द जोड़े गए थे। और पहले 2 शब्द हैं पंथ निरपेक्ष और समाजवादी, वो प्रस्तावना के पहले पैरे के अंदर जोड़े गए हैं, और अखंडता जो शब्द है वो प्रस्तावना के अंदर 6ठे पैरा दिया हुआ है उसके अंदर जोड़ा गया था। तो इस प्रकार से भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया जा सकता है और वर्तमान में उस संविधान का अंग है, और संशोधन आर्टिकल 368 के अनुसार किया जा सकता है। और अभी तक भारत की जो प्रस्तावना है उसमें केवल एक बार ही संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन था 1976 में, और उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से? पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। अब हम देखेंगे कि प्रस्तावना की जो आलोचनाएं हैं, वो प्रस्तावना की जो आलोचना है उनके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि प्रस्तावना के विरुद्ध में कौन कौन से क्या क्या बातें कही गई हैं उनके बारे में देखेंगे। प्रस्तावना की आलोचना, अब सबसे पहले देखें तो भारत की जो प्रस्तावना है उसको टिथलेस टाइगर कहा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना की तुलना टिथलेस टाइगर, इसको हम समझेंगे अभी। टिथलेस टाइगर, इसको हिंदी में बोलते हैं दंतहीन व्याघ्र। दंतहीन व्याघ्र से की गई है। इसका मतलब क्या हुआ? तो भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसको टिथलेस टाइगर क्यों कहा जाता है? टिथलेस टाइगर क्योंकि जो भारत की जो प्रस्तावना है नॉन इन्फोर्सेबल है, नॉन इन्फोर्सेबल, अपरिवर्तनीय। क्या है? अपरिवर्तनीय। अब इसका मतलब क्या हुआ? अपरिवर्तनीय का मतलब क्या हुआ? अपरिवर्तनीय का मतलब प्रस्तावना जो है संविधान के अंदर, प्रस्तावना जो है ये एक आदर्श है,
सिर्फ एक आदर्श है, इसको आदर्श है, इसको लागू करना राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, इसको लागू करना राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। अब देखते हैं भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसको टिथलेस टाइगर क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर मान लीजिए किसी, यहां पर टिथलेस टाइगर का मतलब हुआ कि यानी कि शेर के मुंह में अगर दांत ना हो, अगर दांत ना हो तो किसी को काट पाएगा? नहीं काट पाएगा, यानी कि वो किसी को हानि पहुंचा ही नहीं सकता। अगर शेर के मुंह में दांत ना हो तो वो किसी को हानि पहुंचा ही नहीं सकता। तो इसी प्रकार से इसको टिथलेस टाइगर इसलिए कहा गया है कि नॉन इनफोर्सेबल, अपरिवर्तनीय है, सिर्फ आदर्श दिया गया है, यानी कि एक आदर्श दिया गया है, इसको लागू करना राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। राज्य इसको लागू करना चाहे या नहीं का, इसकी जो बातें हैं, इसके जो हमने देखा है, इसके न्याय, स्वतंत्रता, इनको लागू करना राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, इसलिए, और इसको कोर्ट में भी हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए भारत की जो संविधान की प्रस्तावना अपरिवर्तनीय है, और अपरिवर्तनीय होने के कारण ही इसको क्या कहा गया है? टिथलेस टाइगर, यानी कि दंतहीन व्याघ्र। इसको एक आदर्श के रूप में माना गया है, न कि इसको यानी कि राज्य के लिए बाध्यकारी होगा, ये बातें लागू करना ही अनिवार्य है। अनिवार्यतः इनको लागू करना नहीं है, बल्कि एक आदर्श है, इसलिए हम इसको कहते हैं टिथलेस टाइगर, दंतहीन व्याघ्र। आशा करता हूं आपको ये बातें अच्छे से समझ आई होंगी। अब हम अगला देखते हैं, और क्या कहा गया है भारत की संविधान की आलोचना के बारे में। प्रस्तावना के अंदर और कहा गया है कि प्रस्तावना में अस्पष्टता पाई जाती है। अब इसको समझते हैं, अस्पष्टता पाई जाती है, क्योंकि अब अस्पष्टता क्यों पाई जाती है? ये आलोचना है, जो भारत की प्रस्तावना है उसकी आलोचना है कि भारत के संविधान के अंदर जो प्रस्तावना है उसमें अस्पष्टताएं पाई जाती है। अस्पष्टताएं क्यों पाई जाती हैं? जैसे कि पंथ निरपेक्ष, क्योंकि इसके अंदर जो वर्णित शब्द हैं पंथ निरपेक्ष और समाजवादी जैसे शब्द हैं, समाजवादी, ये तमाम शब्द जैसे शब्द दिए हुए हैं, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी जैसे शब्द हैं, इनका जो इनकी परिभाषा है वो स्पष्ट नहीं दी गई है। इनकी जो परिभाषा है, इनका अर्थ है, इनका अर्थ स्पष्ट नहीं है, अर्थ स्पष्ट नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि भारत की जो प्रस्तावना है उसके अंदर अस्पष्टताएं पाई जाती हैं, क्योंकि पंथ निरपेक्ष, समाजवादी जैसे शब्द हैं, यानी कि जो इनका अर्थ स्पष्ट नहीं दिया हुआ, इनकी जो परिभाषा है वो स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत की जो प्रस्तावना है उसमें अस्पष्टता पाई जाती है। आलोचना है उसके बारे में देखें तो पहली हुई टिथलेस टाइगर, दूसरी हुई अस्पष्टता, और तीसरी हुई प्रस्तावना में मौलिकता का अभाव है। अब ये क्यों है? मौलिकता का अभाव क्यों है? क्योंकि जो प्रस्तावना ली हुई है, अडॉप्ट की हुई है, वो कहां से की हुई है? यूएसए से, अमेरिका से। लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा है यानी कि लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया से ली हुई है, ऑस्ट्रेलिया। इसलिए कह सकते हैं हम कि जो प्रस्तावना है उसमें मौलिकता का क्या है? अभाव है, मौलिकता का अभाव है। ये तमाम क्या थी? इसकी प्रस्तावना की आलोचनाएं, भारत की जो प्रस्तावना है उसकी आलोचनाएं थी। अब हम देखेंगे प्रस्तावना का महत्व। आलोचना को हमने देख लिया, अब प्रस्तावना का महत्व भी देखना होगा। महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीएम्बल। अब हम देखें भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसका क्या महत्व है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीएम्बल, इसके बारे में देखें तो के.एम. मुंशी के अनुसार ये सीधे फैक्ट है, ये सीधे फैक्ट है, इनको याद करना होगा आपको, हमें इनको याद करना होगा। के.एम. मुंशी कहते हैं कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के बारे में कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान के लिए क्या है? प्रस्तावना संविधान
के लिए एक राजनीतिक जन्मपत्री है। एक राजनीतिक पहला दिया हुआ है जो प्रस्तावना का महत्व है उसके बारे में देख रहे हैं हम। तो प्रस्तावना के महत्व के बारे में बात करें तो पहले जो दिया हुआ है के.एम. मुंशी कहते हैं कि प्रस्तावना जो है संविधान के लिए क्या है, एक राजनीतिक जन्मपत्री है। संविधान के लिए एक राजनीतिक जन्मपत्री है, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है। इसी के संदर्भ में नन्ही पालखी वाला कहते हैं संविधान के लिए प्रस्तावना जो है संविधान के लिए एक परिचय पत्र है। एक परिचय पत्र है, आइडेंटिटी कार्ड। नन्ही पालखीवाला कहते हैं कि संविधान के लिए प्रस्तावना जो है संविधान के लिए एक परिचय पत्र है, एक आइडेंटिटी कार्ड है। इसका अर्थ हुआ, यानी कि इसका अर्थ है कि प्रस्तावना से संविधान की झलक मिलती है, और भविष्य का भारत कैसा होगा, भविष्य का भारत कैसा होगा इसका पता चलता है। ये क्या है, ये भारत की जो प्रस्तावना है उसके महत्व है। जो भारत की प्रस्तावना में पहली बार कहा गया के.एम. मुंशी के द्वारा कि प्रस्तावना जो है राजनीतिक जन्मपत्री है, संविधान के लिए राजनीतिक जन्मपत्री है। नन्ही पालखीवाला कहते हैं कि संविधान के लिए एक परिचय पत्र है। और इसका अर्थ क्या हुआ, संविधान के लिए जन्मपत्री का मतलब क्या हुआ कि संविधान के लिए प्रस्तावना से ही संविधान की झलक मिलती है, क्योंकि प्रस्तावना से ही संविधान की झलक मिलती है। और भविष्य का भारत कैसा होगा इसका पता चलता है किससे, प्रस्तावना से ही। अब प्रस्तावना के बारे में न्यायमूर्ति गजेंद्र गड़गर कहते हैं कि संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है, समझने की कुंजी। न्यायमूर्ति गजेंद्र गड़गर जी कहते हैं कि संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी कहा है। किसने कहा है, न्यायमूर्ति गजेंद्र गड़गर ने। और इसी के संदर्भ में आगे देखिए हम, ठाकुरदास भार्गव कहते हैं, ठाकुरदास भार्गव के अनुसार आत्मा है प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। आगे देखें हम तो प्रस्तावना में भारतीय संविधान का दर्शन पाया जाता है। प्रस्तावना में भारतीय संविधान का दर्शन पाया जाता है। प्रस्तावना में स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों की झलक मिलती है। इन तमाम बातों के कारण हम कह सकते हैं क्या
कि भारत की प्रस्तावना का संविधान के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व है। भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संविधान में बहुत महत्वपूर्ण है। तो के मुंशी जी कहते हैं, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, के मुंशी जी कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान के लिए एक राजनीतिक जन्मपत्री है, पॉलिटिकल होरोस्कोप है। राजनीतिक जन्मपत्री, पॉलिटिकल होरोस्कोप है, इंग्लिश वर्ड याद रखे तो। नैनी पालखीवाला कहता है कि संविधान के लिए क्या है, एक परिचय पत्र है। और इसका मतलब क्या हुआ, परिचय पत्र का मतलब क्या हुआ कि प्रस्तावना से संविधान की क्या मिलती है, झलक मिलती है, और भविष्य का भारत कैसा होगा इसका पता चलता है किसमें, प्रस्तावना के अंदर। और न्यायमूर्ति गजेंद्र गड़गड़ जी कहते हैं कि संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी क्या है, प्रस्तावना है। ठाकुर दास भार्गव जी कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, और प्रस्तावना में भारतीय संविधान का दर्शन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, दर्शन पाया जाता है। और स्वाधीन आंदोलनों के जो आदर्श हैं, स्वाधीनता आंदोलन के जो आदर्श हैं, उनकी झलक किसमें मिलती है, प्रस्तावना के अंदर मिलती है। और इन तमाम बातों के कारण ही हम कह सकते हैं कि भारत की जो प्रस्तावना है संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने भारत की जो प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना, उसके बारे में तमाम जो मुद्दे थे उनके बारे में पढ़ा, और जो भी बातें थी अच्छे से समझा होगा। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आई होगी ये सब बातें। अगर आप पिछली क्लास को नहीं देखे हैं, शुरू से आप हमारी जो पीछे की क्लास है उसको भी देख सकते हैं, उनका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। आगे अगली जो क्लास होगी हमारी, उसमें हम फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे, और उनको भी एक एक करके अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल यानी कि एकदम जीरो लेवल से समझेंगे और एकदम टॉप लेवल तक जाएंगे, हम अच्छे से उनको समझेंगे। तो आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहे, और हमारी क्लासें कैसे लग रही हैं इसके बारे में आप जरूर बताइए कमेंट के अंदर, और पीछे की क्लासों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हमने। तो लगातार जुड़े रहे आप हमारे चैनल से। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, राम राम सा।